गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। सीखने की बारे में हम अंतिम वीडियो में अध्ययन कर रहे थे। आगे हम बात करते हैं सीखने को प्रभावित करने वाले कारक। वो सभी कारक जो कि हमारे लर्निंग को, जब हम किसी भी चीज़ को सीखते हैं तो उसे वो प्रभावित करते हैं। इसे वो कारक, काफ़ी सारे कारक है। इसे सबसे पहला जो कारक होता है वो कारक होता है हमारा वातावरण। वातावरण जो हमारे आसपास, जिस वातावरण में हम रहते हैं, सबसे पहला कारक उसे माना जाता है। और अनुकूल परिस्थितियाँ, प्रतिकूल परिस्थितियाँ और जितनी भी परिस्थितियाँ व्यक्ति के साथ में जो घटित होती है, उसके अनुरूप भी सीखने में उसे प्रभावशाली या फिर अनुरूप बनाया जाता है। इसमें से काफ़ी सारे कारक बताए गए हैं हमारी पाठ्य पुस्तक अनुसार। इसमें पहला जो हमारा कारक है वो है विषय सामग्री का स्वरूप। विषय सामग्री की अगर हम बात करें तो विषय सामग्री वो सामग्री जिसके अंतर्गत सारी की सारी वो वस्तुएं जो सीखने की क्रिया पर सीखी जाने वाली सामग्री को और अधिगम को प्रभावित करती है। इसी प्रकार अनियोजित सामग्री की तुलना में सरल से कठिन की ओर, यानी फ्रॉम सिंपल टू डिफिकल्ट सिद्धांत पर नियोजित सामग्री सीखने की क्रिया को सरलता प्रदान करती है। जो मुख्य सिद्धांत जो है सीखने का, वो सरल से कठिन की ओर होता है। बच्चे को जब भी हम कुछ भी सिखाते हैं, सबसे पहले सरल जो बिंदु हैं, सरल बिंदु से कठिन बिंदु की ओर उसे ले जाया जाता है और उसे पूर्ण कराया जाता है। दूसरा कारक आता है बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य। बालकों का शारीरिक व मानसिक स्वास्थ्य सीधा सीधा बच्चे की फिजिकली मेंटली जो एक्टिविटी है उस पर डिपेंड करती है। इसमें छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए। सबसे पहला जो इसका बिंदु है वो बिंदु यही कहता है कि छात्र शारीरिक और मानसिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए, तभी वो सीखने में रुचि ले सकते हैं और शीघ्र सीख सकते हैं। इसके विपरीत शारीरिक या मानसिक रोगों से पीड़ित छात्र सीखने में किसी प्रकार की रुचि नहीं ले सकता। फलतः वे किसी बात को बहुत देर में या कम समय में सीख पाते हैं। तीसरा बिंदु है परिपक्वता, मैच्योरेशन। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु होता है, क्योंकि वस्तुतः हमें देखने को मिलता है कि जब तक मैच्योरिटी बच्चे में नहीं आती है, वो किसी भी कार्य को या किसी भी स्थिति को सीखने में रुचि नहीं लेता है। क्योंकि अगर हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर ऐसे काफ़ी सारी सिचुएशन हमें देखने को मिलती है जिसमें अपरिपक्व अवस्था में ऐसी ऐसी वस्तुएं बच्चे सीखने की कोशिश करते हैं कि उसके दुष्परिणाम उन्हें आगे भविष्य में या फिर जीवन में या फिर यथा समय मिल जाते हैं। तो सबसे पहले बच्चे को शारीरिक और मानसिक परिपक्वता होना आवश्यक होती है। कोल सैनिक महोदय ने बताया, परिपक्वता और सीखना पृथक प्रक्रिया नहीं है, वरन एक दूसरे से अविच्छिन्न रूप से संबंध और एक दूसरे पर निर्भर है। आगे चलते हैं। सीखने का समय व थकान। सीखने का समय और थकान सीखने का समय और सीखने की क्रिया को प्रभावित करता है। उदाहरण, जब हम छात्र विद्यालय आते हैं, उनमें स्फूर्ति होती है, सीखने में सुगमता होती है और शिक्षण के घंटे बीतते जाते हैं, वैसे वैसे उनकी स्फूर्ति, शिथिलता आती जाती है। इसे आगे चलते हैं हम। जैसे हमने कुछ बिंदु पिछले वाले टॉपिक में भी पढ़ लिए हैं, फिर भी अपन एक और बार रिवाइज कर रहे हैं इनको। और आगे हम चलते हैं। सीखने की विधियाँ। सीखने की विधियाँ, जैसे प्रारंभिक कक्षा में जो सीखने की विधि होती है, वस्तुतः हम देखते हैं कि सीखने की विधि में छात्र और विषय दोनों से है।
यह विधि जितनी ही अधिक रुचिकर और उपयुक्त होती है, सीखना उतना ही अधिक सरल होता है। इसलिए प्रारंभिक कक्षाओं में खेल करके सीखना विधियाँ, उच्च कक्षाओं में पूर्ण सामूहिक सहसंबंध विधियों का प्रयोग किया जाता है। आगे जो अंतिम पॉइंट था, इसका 8 पॉइंट के बारे में हमने पहले भी अध्ययन किया था, लेकिन थोड़ा सा रिवाइज करते हुए मैंने कुछ पॉइंट को वापस बताया आपको। इसका अंतिम पॉइंट है संपूर्ण परिस्थिति। बालक के सीखने को प्रभावित करने वाले तत्व उस पर पृथक रूप के बजाय सामूहिक रूप से प्रभाव डालते हैं। अतः सीखने की संपूर्ण परिस्थिति का विद्यालय में होना आवश्यक है। विद्यालय की संपूर्ण परिस्थिति का बालक के बाह्य तथा समाज के सामाजिक जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। ये जो मुख्य प्रभावित करने वाले कारक थे। आगे हम बात करेंगे सीखने की प्रभावशाली विधियाँ। सीखने की प्रभावशाली विधियाँ में ऐसी कई विधियाँ हैं जिनके द्वारा बच्चा सीखता है। इसमें मनोवैज्ञानिक प्रयोगों के आधार पर उसे अधिक उपयोगी और प्रभावशील बनाया गया है। इसमें प्रमुख जो विधि होती है, हम आज देखते हैं कि किसी भी कार्य को अगर हमें सीखना है तो उसको हमें पहले करके देखना होता है ना, ये करके सीखना होता है। वस्तुतः हम देखते हैं कि एक बच्चा जब किसी भी कार्य को करने लगता है तो सबसे पहले वो अपने पारिवारिक अभिभावक के द्वारा जो वो देखता है उसके अनुसार ही वो कार्य करता है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर हम लें तो कोई व्यक्ति अगर अपनी शेविंग बना रहा है तो उसका जो छोटा बच्चा है वो थोड़ी देर बाद अगर ब्रश पड़ा हुआ है तो उस ब्रश को उठा करके वो उसके जो फादर है उन्होंने जैसे मुंह पर घुमाया उस ब्रश को, ऐसे ही वो उसको घुमाने लग जाता है। तो करके सीखने वाली जो परिपाटी है ये बाल्यावस्था शैशवावस्था से ही हमारी स्टार्ट हो जाती है। तो पहला जो इसका पॉइंट है वो है करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। बालक जिस कार्य को स्वयं करते हैं उसे वो जल्दी सीखते हैं। कारण यह है कि उसे करने में वे उसके उद्देश्य का निर्माण करते हैं, उसको करने की योजना बनाते हैं और योजना को पूर्ण करते हैं, और वो देखते देखते उसके प्रयास में सफल हो भी जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है निरीक्षण करके सीखना, यानी ये भी एक प्रभावशाली विधि है। निरीक्षण करके सीखना यानी लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन की जो विधि होती है ये मुख्यतः एक मेच्योरिटी जब अवस्था होती है उसके आधार पे ऑब्जर्वेशन किया जाता है। जैसे बच्चे क्या सामान्य रूप से ऑब्जर्व नहीं कर पाते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन एक निश्चित आयु के बाद में वो उस ऑब्जर्वेशन की जो क्रिया होती है उसे सीख जाते हैं। योकम एवं सिम्पसन ने लिखा है निरीक्षण सूचना प्राप्त करने, आधार सामग्री एकत्रित करने और वस्तुओं तथा घटनाओं के बारे में सही विचार प्राप्त करने का साधन है। बहुत अच्छी परिभाषा है जिसमें इन्होंने निरीक्षण सूचना के आधार पर या ऑब्जर्वेशन के आधार पर किसी भी चीज़ को सीखना बताया। नेक्स्ट है परीक्षण करके सीखना, लर्निंग बाय एक्सपेरिमेंटिंग। परीक्षण करके यानी कोई भी एक्सपेरिमेंट करके सीखना, ये भी एक मुख्य विधि मानी जाती है। किसी भी संरचना में हम प्रभावशाली जो संरचना जो देखते हैं लर्निंग की, नई बातों की खोज करना एक प्रकार का सीखना है। बालक इस खोज को परीक्षण के आधार पर सीख सकता है। परीक्षण के बाद वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचता है। इस प्रकार वह जिन बातों को सीखता है उसके ज्ञान का अभिन्न अंग हो जाते हैं। आगे चलते हैं हम अगले पॉइंट पर, सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियाँ अनेक विधियाँ जिसके आधार पर किसी भी कार्य को व्यक्तिगत या सामूहिक आधार पर उसको ले जा करके हम उसे सीख सकते हैं, जिसे लर्निंग बाय ग्रुप मेथड भी कहते हैं। इसमें अलग अलग विधियाँ दे रखी है। इसमें प्रमुख जो पहली विधि है वो है वाद विवाद विधि, जिसे वाद विवाद विधि को हम डिस्कशन मेथड भी कहते हैं।
अधिकतर जो बच्चे होते हैं वो वाद विवाद के माध्यम से भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं, ज्वलंत टॉपिक, जिसके माध्यम से उस टॉपिक को वो क्लियर करते हैं। सामान्यतः स्कूलों के अंदर ये प्रतियोगिता संपन्न कराई जाती है। दूसरी विधि है वर्कशॉप विधि। वर्कशॉप विधि यानी विभिन्न विषयों पर सभाओं का आयोजन कराना, वर्कशॉप कराना। अधिकतर जो सेमिनार्स और वर्कशॉप जो होती है वो ज्ञान को बढ़ाने के लिए और किसी भी कार्य को नवीनता प्रदान करने के लिए किए जाते हैं। तीसरा है सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधियाँ। सम्मेलन में विचार गोष्ठी, कॉन्फ्रेंस एंड सेमिनार मेथड। इन विधियों में विशेष विषय पर यानी किसी कोई जो महत्वपूर्ण विषय होता है उस पर छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट डाल्टन व बेसिन विधि। प्रोजेक्ट डाल्टन बेसिन विधि के द्वारा हम किसी भी छात्र को यानी प्रत्येक छात्र अपनी व्यक्तिगत रुचि या फिर ज्ञान और क्षमता के अनुसार स्वतंत्र रूप से कार्य करता है, जिससे उसका सीखने का कार्य सरल हो जाता है। इसके अतिरिक्त सामूहिक रूप से कार्य करने के कारण उसमें स्पर्धा, सहयोग और सहानुभूति का विकास होता है। पांचवा है मिश्रित विधि द्वारा सीखना यानी लर्निंग बाय मिक्स मेथड। मिक्स मेथड में काफ़ी सारे ऐसे मेथड है, लेकिन मुख्यतः इसे दो विधियों के आधार पर इसको बांटा गया है। जैसे पहला है पूर्ण विधि और दूसरा है आंशिक विधि यानी वॉल मेथड एंड पार्ट मेथड। वॉल मेथड संपूर्णता की ओर दर्शाती है और पार्ट मेथड एक पाठ की ओर दर्शाती है। तो पहली जो विधि होती है इसके अंतर्गत छात्रों को पाठ्य विषय का पूर्ण ज्ञान दिया जाता है और फिर उसके विभिन्न अंगों में संबंध स्थापित किया जाता है। जैसे दूसरा जो इसका पाठ होता है या आंशिक विधि जिसे हम कहते हैं, वो पाठ्य विषय के खंडों के आधार पर इसे हम बांट सकते हैं। यानी कोई भी पाठ होगा उसे हम अलग अलग खंडों के आधार पर विभक्त कर देंगे और बच्चों को उस पाठ के द्वारा उनको समझाया जाएगा। आधुनिक विचारधारा के अनुसार इन दोनों विधियों को मिलाकर सीखने के लिए मिश्रित विधि का प्रयोग किया जाता है, यानी पूर्ण विधि और आंशिक विधि दोनों को मिलाकर के मिश्रित विधि का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट, सीखने की स्थिति का संगठन। सीखने की स्थिति, जो भी स्थिति व्यक्ति की परिस्थिति अनुकूल रही है उस स्थिति के अनुसार कार्य को करना और कार्य को सीखना, ये भी एक प्रभावशाली विधियों में से एक है। सीखने के कार्य को सरल व सफल बनाने के लिए सबसे अधिक आवश्यकता है सीखने की स्थिति का संगठन। यह तभी संभव हो सकता है जब विद्यालय का निर्माण इस प्रकार किया जाए कि उसमें सीखने की सभी क्रियाएं उपलब्ध हो और सीखने की सभी विधियों का प्रयोग किया जाए। तो मुख्यतः जो हम सीखने की प्रभावशाली विधियां के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, में ये 6 विधियां आती है। तो इन 6 विधियों के बारे में हमने आज अध्ययन किया है।